ये लास्ट क्लास में हमने बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, ठीक है ना। एक और इंस्ट्रूमेंट स्टडी करना है जिसको प्रॉब्लम भी करने हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ठीक है। दो पार्ट स्टडी कर लेते हैं, बाद में डाउट डिस्कस करेंगे मॉड्यूल के, ठीक है। तो पहले ये स्टडी कर लेते हैं पार्ट। लिखो टॉपिक मैनोमीटर, MANO, मैनोमीटर। मैनोमीटर पढ़ते हैं। मैनोमीटर, ओके। मैनोमीटर क्या होता है उसमें? ये कोई वेसल में सपोज गैस है, और वो गैस जो है ना वो हाई प्रेशर गैस है, ठीक है। एक वेसल में तुम एक एग्जांपल अगर दूं तो कुकिंग गैस का जो सिलेंडर आता है वो, उसमें जो गैस होती है बोल सकते हो ना हाई प्रेशर पे गैस है। अपनी व्हीकल जो होती है उसके जो टायर्स है, टायर में जो एयर होती है वो भी क्या होती है, हाई प्रेशर एयर होती है। तो ऐसा कोई केस हो जिसमें वेसल में हाई प्रेशर पे गैस हो, तो प्रेशर तुम्हें मेजर करना है, कितना प्रेशर होगा। उसमें होल तो कर नहीं सकते, गैस एस्केप हो जाएगी। तो क्या करें? बहुत ही सिंपल फिजिक्स हम लगा सकते हैं। ये हमने प्रेशर वाला पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है? प्रेशर का फॉर्मूला लिक्विड की वजह से कितना होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ρ/H, ठीक है। वो फॉर्मूला पढ़ा था, उसको यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करना होगा? तो देख, ये वेसल है, इस वेसल में गैस है, तो गैस हाई प्रेशर पे। तो क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कनेक्शन से एक पाइप लगाते हैं, और इस पाइप का एक यू ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। यू ट्यूब मतलब यू शेप ट्यूब, ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। अब इस ट्यूब में ना कोई लिक्विड होता है, पहले से लिक्विड होता है। मान लो अभी मैंने बंद किया होगा, इसमें मतलब क्या गैस इधर आने दी। तो ये मुझे बता सकते हो, अगर मैं सब ऐसे लिक्विड डालूं तो लिक्विड एक ही लेवल पे रहता है, अलग लेवल पे होता है, क्या होता है? एक ही लेवल पे रहता है, ठीक है। सेम लेवल, उसे पास्कल्स लॉ है, एक ही लेवल पे रहता है, ठीक है। अब अगर सपोज ऐसे लिक्विड के एक ही लेवल पे, अब ये मैं ओपन कर रहा हूं, गैस बहुत हाई प्रेशर पे, तो गैस इधर थोड़ा एस्केप करेगी। मुझे तो ये लेवल उतना ही रहेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, हाई प्रेशर में फोर्स रहेगा, नीचे जाएगा, उसके ये लेवल क्या होगा? ऊपर आएगा। कब तक ऐसा केस होगा जब तक बैलेंस ना हो जाए। ये थोड़ा लेवल नीचे जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा? एक लेवल का डिफरेंस आ जाएगा, ये लेवल का डिफरेंस आ जाएगा। ये लेवल हम इजीली स्केल से मेजर कर सकते हैं कि कितना वो डिफरेंस आएगा। ये लिक्विड कौन सी यूज कर रहे हैं हमें पता है, मतलब हमें क्या पता है? डेंसिटी पता है। अब बैरोमीटर में जो लगाया था नॉलेज, वो यहाँ पे लगाना है। प्रेशर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये पॉइंट एक मैं ले रहा हूँ 1 और दूसरा ये पॉइंट ले रहा हूँ 2, तो मैं P1 = P2 लिख सकता हूँ। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल हो, ध्यान रखना, वो मैं इसका स्टेटमेंट आपसे लिखवाऊंगा। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल हो और नीचे लिक्विड सेम हो, तो तुम प्रेशर क्या कर सकते हो? जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, नीचे लिक्विड सेम, तो P1 = P2 लिख। तो मैं ऐसे एक लाइन बनाऊं, इधर से पास हो गई, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम कर सकता हूँ? नहीं कर। क्यों नहीं कर? इधर लाइन बनाई तो इस लाइन पे तुम यहाँ पर यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं कर सकते। क्या रीजन? इधर नीचे क्या है? गैस है, यहाँ पे नीचे क्या है? लिक्विड। नहीं चलेगा, एक ही होना चाहिए, तभी तुम प्रेशर क्या कर सकते हो? तो इधर इस लाइन पर मैं कर सकता हूँ P1 = P2। 1 पे जो प्रेशर है वो इस पार्ट की वजह से, मतलब किसकी वजह से? गैस की वजह से। 2 पे जो प्रेशर हो किसकी वजह से?
प्रेशर हमेशा क्या होता है ऊपर वाले पार्ट पे, तो टू पे प्रेशर किसकी होती है, इस लिक्विड की वजह से कितना होगा प्रेशर, रो जी एच, ये डिफरेंस नहीं हाइट है वो, ठीक है। अब अपना इंटरेस्ट क्या है, क्या मुझे निकालना है, अपना टारगेट क्या है, वो ये बड़ा है, अपना टारगेट क्या है, मुझे ये चाहिए, गैस का प्रेशर चाहिए कितना होगा, ठीक है। ये पता है क्या मुझे, मैं कौन से लिक्विड यूज करूँ मुझे पता है, मतलब ये पता है, जी भी पता ही होता है 9.8 एच, कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ये सब वैल्यूज पता है, ये मिल गया मतलब क्या मिल गया, गैस का प्रेशर मिल गया। ऐसा ये बेसिक साइंस मैंने लगाया। तो ये जो पूरा सेटअप होता है इसे क्या कहते हैं, मैनोमीटर। मतलब मैनोमीटर में बेसिकली एक यू ट्यूब होती है जिसमें हम क्या प्रेशर इक्वेट करते हैं, ठीक है। आजकल अगर देखिए हम ये अभी तो वो जो अपना पेट्रोल पंप होता है उधर ही हम हवाई चेक करवा देते हैं ना, हवाई फिल करवा देते हैं, तो उधर ये यूज करते हैं क्या मैनोमीटर चेक करने के लिए कि कितना प्रेशर है टायर में, क्या होता है, वो डिजिटल होता है पूरा, ठीक है ना। तो आजकल वो डिजिटल सेंसर जब वो सब आ गए तो चेक कर सकते हैं, उनका साइंस उनका फिजिक्स थोड़ा अलग होता है, ये हम सबसे बेसिक पढ़े, आगे बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आजकल ये यूज नहीं होता, पर हमने जितना साइंस पढ़ा है उस हिसाब से हम यूज को कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये लिख लेना, इट इज an open, it is an open U tube, capital U1, it is an open U tube containing a suitable fluid, suitable liquid, containing a suitable, containing a suitable liquid that is used to measure, that is used to measure pressure of a gas in a vessel, pressure of gas in a vessel, pressure of gas in a vessel, ठीक है ना, वो मेजर करने के लिए काम, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, देखो ये पूरा लिख नहीं सकते, बस इधर ध्यान रखना, P1 P2 लिख रहे हो तो एक स्टेटमेंट तुम्हें डालना पड़ेगा, ये P1 P2 लिख रहे मतलब इसको क्या कहते हैं, पास्कल्स लॉ, ठीक है, क्या है, अकॉर्डिंग टू या अप्लाइंग पास्कल्स लॉ, क्या वो लिख करो, ठीक है, लिख लो पूरा।
अब एक है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट ध्यान रखिए, जिसका हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ये तो एक कंसेप्ट है, मेन प्रॉब्लम जिस पे हो गए। तो ऐसे यूट्यूब दिया हुआ है, इस यूट्यूब में अलग अलग लिक्विड मिक्स किए, वो लिक्विड जो है मतलब 2 लिक्विड में डालूं तो जैसे एक ये लिक्विड है और उसके ऊपर ऐसे दूसरा लिक्विड डालूं तो क्या लेवल चेंज हो सकता है, एक में ज्यादा कम ऐसा हो सकता है, डेंसिटी इस तरीके, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे ऐसे लिक्विड है, एक ये लिक्विड है और दूसरा ये लिक्विड है पूरा, ठीक है, ये लिक्विड। अब यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या है, पहले पता होना चाहिए कि पास्कल्स लॉ प्रेशर यहाँ पे इक्वल करता है। तो ऐसे देखो, इधर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है, P1 इक्वल टू P2 लिख सकते हैं क्या? बोलो, लाइन बनाई है, लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं लिख सकते? अलग लिक्विड है, नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। P3 इक्वल टू P4 बोलो, चलेगा, ठीक है, नीचे लिक्विड से लिख सकते हो, ठीक है। P5 इक्वल टू P2 मतलब कहाँ पे आ गए, बेस पे आ गए, बेस पे चलता है, बेस पे लिक्विड अलग हो सेम हो, बेस पे तो हमेशा प्रेशर क्या रख सकते हो, टेबल, तो ये पीछे, ठीक है। तो इसका भी एक स्टेटमेंट लिखो, प्रॉब्लम्स में है ना ये वाला कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है। तो 2 3 4 बना के ना स्टेटमेंट लिखो, प्रेशर इज सेम, pressure is same at a horizontal level. Pressure is same at horizontal level in a U-tube. Only when liquid below the level is same everywhere. Liquid below the level is same everywhere. We draw करो, ये लिक्विड है पूरा और ये लिक्विड, लिखिए। अब देखो इसमें एक और पार्ट बताता हूँ, जो भी प्रॉब्लम में काम आएगा। सपोज ये ऐसा केस है,
लिक्विड अलग है, बेस का भी लिक्विड अलग है। बाउंड्री ऐसे दे रखी है, ऐसा कोई केस हो तो इधर मुझे बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं, ये 1 ये 2 और इधर एक सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 और ये 4। P1 इक्वल टू P2 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, नीचे लिक्विड अलग है। P3 इक्वल टू P4 वो लिख सकते हैं, भले लिक्विड अलग हो, बेस पे चलता है, उधर क्या फोर्सेस बैलेंस होते हैं, तो बेस पे तुम प्रेशर इक्वल कर सकते हो, भले लिक्विड अलग है, बेस पे चलता है। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट लिखो। प्रेशर एट द बेस, pressure at the base will be same. Pressure at the base will be same, even if the liquids are different. Even if the liquids, even if the liquids are different. Even if the liquids are different. ठीक है, वो अलग हो सकते हैं। ये दूसरा ड्रॉ कर लो। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन, YouTube contains water and spirit. YouTube contains water and spirit separated by mercury. YouTube contains water and spirit separated by mercury. Full stop. The mercury column in 2 arms are in level with 10 centimeter of water, with 10 centimeters of water in one arm, 10 centimeter of water in one arm, and 12.5 centimeter of spirit, and 12.5 centimeter of spirit in other arm. 12.5 centimeter of spirit in other arm. Okay. Also, what is the specific gravity? What is the specific gravity of spirit? What is the specific gravity of spirit? कैटेगरी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो सबसे पहले तो ना डायग्राम हमें समझना है। YouTube दे रखा है, ठीक है, YouTube दे रखा है और इसमें 3 लिक्विड है, वाटर, स्पिरिट और मर्क्यूरी। क्वेश्चन
ध्यान से पढ़ो, मुझे डायग्राम बता सकते हो? इस 3 लिक्विड को मैं कैसे रखूं? बोलो कैसे 3 लिक्विड? मर्क्यूरी कहाँ पे होगा? नीचे बीच में, मर्क्यूरी बीच में, एक तरफ वाटर है, दूसरी तरफ स्पिरिट। और मर्क्यूरी बीच में है, तो ऐसे मर्क्यूरी को मैं ऐसे बीच में रख रहा हूँ, तो ऐसे एक ही साइड पे रखूँ, एक जगह नीचे रखूँ, एक जगह ऊपर रखूँ, कैसे मर्क्यूरी बना? नीचे और ऊपर क्यों? वाटर का स्पिरिट ज्यादा है इसलिए नहीं। और ध्यान से पढ़ो, जैसे तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मेरे क्या है, क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन समझना दोनों अलग चीजें होती है। मैं देता हूँ, मुझे ना क्वेश्चन से बताओ क्या ऐसा है, तो मैं देता हूँ इसमें ना मर्क्यूरी एक ही लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल पे मर्क्यूरी ऐसा है। बोलो कैसे पता चले? क्या दिया है? आर इन लेवल, वो सब इम्पोर्टेंट है। आर इन लेवल एकदम मर्क्यूरी के लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब एक तरफ वाटर है और दूसरी तरफ स्पिरिट है, तो यहाँ पे वाटर मान लेते हैं, इधर वाटर है, ठीक है, ये अपना वाटर है, इसकी हाइट जो रखी है 10 सेंटीमीटर, ये अपना मर्क्यूरी। और यहाँ पे स्पिरिट है, स्पिरिट को थोड़ा ऐसे ऊपर तक बनाएंगे, ये अपना स्पिरिट, ये है 12.5 सेंटीमीटर है ना, ये ऐसा दिया हुआ। ओके, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है, ड्रॉ कर लो। तो डायग्राम पता होना चाहिए, इससे पता चलता है क्वेश्चनों में कितना समझ में आ रहा है। ओके, ड्रॉ कर लिया है। अब है ना, इसमें देखो और थोड़ा समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन समझना है पहले तो देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो इधर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, मर्क्यूरी इधर हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, क्यों एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर जो वाटर प्रेशर दे रहा है, जो वजन दे रहा है, वो 12.5 स्पिरिट इस तरफ दे रहा है, और क्या काउंटर कर रहा है उसको? क्यों ऐसा हुआ कि इसका 10 सेंटीमीटर, इसका 12.5 चाहिए? डेंसिटी में फर्क है, किसकी डेंसिटी कम हो? स्पिरिट की क्या कम होगी, इसलिए ज्यादा स्पिरिट डालना पड़ रहा है, समझना? स्पिरिट ये हल्का है, इसकी डेंसिटी कम, इसलिए ज्यादा डालना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। सपोज इधर मैं स्पिरिट हटा दूं, हनी डालू तो मतलब क्या 10 से कम होगा, हनी कम डालना पड़ेगा, 10 से कम डाल तो भी हनी बैलेंस होगा। हनी की डेंसिटी क्या है? स्पिरिट होना चाहिए, ठीक है। तो और क्वेश्चन के ऊपर पूछता हूँ, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज ही करना है। पहले मर्क्यूरी डाला तो क्या होगा, दोनों लेवल सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर वाटर एक तरफ, 10 सेंटीमीटर स्पिरिट एक तरफ, अब कैसा दिखेगा? जब सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा, अब कैसा दिखेगा? अब वो मर्क्यूरी लेवल से रहता है, किसका असर ज्यादा होगा, वाटर या स्पिरिट? तो वाटर वाला पार्ट नीचे आएगा, स्पिरिट वाला पार्ट ऊपर जाएगा। अब ये बैलेंस नहीं रहेगा, वैसे इनबैलेंस जैसे कुछ भी आ सकता है, हमें
हमें समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में बस स्टेटमेंट लिख लो, बाकी के क्वेश्चन में तो लॉजिक से करेंगे। तो ऐसे लिख लो कि 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम balances 10 centimeter of water column balances 12.5 centimeter 12.5 centimeter of spirit column, 12.5 centimeter of spirit column, which shows that density of spirit, which shows that density of spirit is less than, density of spirit is less than gas, less than that of water, less than that of water, ठीक है ना, उससे कम होनी चाहिए। ओके, अब ऐसा कभी भी U ट्यूब वाला प्रॉब्लम आए ना, तो तुम्हें क्या प्रेशर इक्वेट करना है। तो पहले तो मुझे वो लेवल ड्रॉ करके बताओ जहाँ पे हम प्रेशर सेव कर सकते हैं। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मुझे पहले वो लेवल ड्रॉ करके बताओ जहाँ पे प्रेशर हम सेव कर सकते हैं। कहाँ पे बोलो, कौन सा लेवल ड्रॉ करूँगा? मर्क्यूरी से पास करवाऊंगे, सपोज इधर से पास करवाऊं तो ये वाटर गैस है, नहीं चलेगा। मर्क्यूरी से पास करवाए तो चलेगा, नीचे पूरा मर्क्यूरी है। तो ये पॉइंट ए कुछ ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐड करो ये अपना पॉइंट ए और पॉइंट बी। एनसीईआरटी का इसलिए पहले ढंग से पूरा लिखवा रहा हूँ, इसे तुम्हें लिखना है, ठीक है। बाद में क्या लिखोगे बोलो, डायरेक्ट ई इक्वल टू लिखोगे, उससे पहले क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ है ना, लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या आएगा? पी ए इक्वल टू पी बी। तो पी ए इक्वल टू पी बी कर रहे हैं। अब चलो बताओ, ए पे जो प्रेशर है ये पी ए मुझे लिखना है, ए पे जो प्रेशर हो किसकी वजह से? वाटर और एटमॉस्फेयर। तो पी ए बताओ क्या लिखूंगा? वाटर की वजह से कितना होगा? रो जी एच। तो क्या है? रो किसका? वाटर का। हाइट भी किसकी? वाटर की। जी वाटर का, ऐसा ही रहेगा, प्लस पी फुल भंडार। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? पी बी रॉ स्पिरिट जी एच ऑफ स्पिरिट, प्लस ये भी पार्ट ओपन है, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। रॉ ऑफ वाटर जी एच ऑफ वाटर इक्वल टू रॉ ऑफ स्पिरिट जी एच ऑफ स्पिरिट, जी कैंसिल। देखो रॉ ऑफ वाटर एच ऑफ वाटर इक्वल टू रॉ ऑफ स्पिरिट इनटू एच ऑफ स्पिरिट, ठीक है। अब देखो रॉ ऑफ वाटर पता है, वैसे वाटर पता है जी कितनी होती है? 1000। एच डब्ल्यू 10 दिया हुआ, एच एफ से क्या मिल जाएगा? रॉ ऑफ स्पिरिट, ठीक है। निकाल दो, देखो कितना है।
कितना आ रहा है रो एस, कितना आ रहा है 800, क्या है केजी पर मीटर क्यूब, जो कम आई डेंसिटी, प्लेट की जो डेंसिटी है वो कितनी आई 800 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये है क्वेश्चन में क्या पूछा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है स्पिरिट की, हमने तो डेंसिटी निकाली, स्पेसिफिक ग्रेविटी में लिखवा है, ढूंढो, मैं ही बताऊंगा ढूंढो। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही होता है, कैसे निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी पूछा हो या स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा हो, क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब इसके साथ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मतलब कितना होगा 800/1000, क्या है आंसर 0.8, 0.8, ये फाइनल आंसर होगा। ओके क्या ओके, ये कर लिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है ना। दूसरा दे रहा हूँ वो भी एनसीईआरटी का ही है, इसका एक्सटेंशन इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, in the previous problem, if 15 centimeter of water, in the previous problem, if 15 centimeter of water and spirit, in the previous problem, if 15 centimeter of water and spirit each are further poured, each are further poured, each are further poured into the respective arms, into the respective arms, then what is the difference in the level, then what is the difference, and what is the difference in the level of mercury in the two arms, difference in the level of mercury in the two arms। अब इसमें देखो विजुअलाइज करो, ये सेटअप हमें दिख रहा है। अब इसमें क्या किया है, लेफ्ट साइड में कितना वाटर डाला है 15 सेंटीमीटर और वाटर भर दी है, और दूसरे आम में क्या किया 15 सेंटीमीटर का स्पिरिट डाला। तो उससे देखो अभी बैलेंस है, बैलेंस से मतलब क्या, मर्क्यूरी लेवल पे दोनों जगह। अब मैं 15 सेंटीमीटर का वाटर डालूं और 15 सेंटीमीटर का स्पिरिट डालूं, तो उससे वैसे विजुअलाइज करना है, तो मुझे तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्यों वाटर का ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा है, दोनों 15-15 सेंटीमीटर ले तो वाटर की डेंसिटी, वाटर का इफेक्ट क्या ज्यादा होगा, किसका लेवल नीचे आएगा किसका लेवल ऊपर जाएगा। 15 सेंटीमीटर का वाटर डालने 15 सेंटीमीटर स्पिरिट डाल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर वाटर डालने इसका असर ज्यादा होगा, तो ये लेवल नीचे जाएगा, ये लेवल क्या जाएगा ऊपर। क्वेश्चन वो पूछा है, डिफरेंस है ना दोनों लेवल में, तो क्वेश्चन वो पूछा है मुझे प्रॉपर डायग्राम ऐसा बना के दो जिसमें डेटा ढंग से लिखा हो, तो वो मुझे डायग्राम बना के दो, डेटा लिखना चाहिए प्रॉपर।
दो क्यों नोट सोर्स के अलग रखते हो? ठीक है चलेगा, तो बेटर है कि वो रखो, इसमें रखो तो देखो इसमें समझो क्या होता है। सपोज वो नोट्स कर, अब 2-3 महीने बाद सपोज वापस रिवाइज करना होगा, ऐसा आएगा 12th में भी आएगा। अब फिर तब याद रहना चाहिए कि इसके पैरेलल में ये प्रॉब्लम है, समझना, रिव्यू भी वो जंबल ना हो। तो क्या करो, उसको बेटर है क्या करो, तो ना डेट ठीक करो, भाई ये डेट से ये पढ़ना। ओके बना जाएगा। चेक करो, देखो पहले तो मर्क्यूरी का मैं थोड़ा डिफरेंस कर दिया, इधर नीचे कर दिया, यहाँ पे ऊपर कर दिया, इधर वाटर भर दिया है, यहाँ पे इधर वाटर भर दिया है, जितना वाटर है, और यहाँ पे इधर पे मान लो ये स्पिरिट है, ठीक है, जितना स्पिरिट। अब इसमें मुझे बताओ ये वाटर का कॉलम कितना लिखूंगा? डेटा चाहिए मुझे, डेटा होना चाहिए, कितना होगा? पहले से था, पहले 10 था, ठीक है ना, और 15 डाला है, 25 सेंटीमीटर, और स्पिरिट का कॉलम बताओ कितना होगा? 12.5 से था, 15 डाल दिया, कितना होगा? 27.5 सेंटीमीटर, ये हो, ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, जो पूछा है वो भी होना चाहिए डायग्राम में, डायग्राम में वो भी होना चाहिए। क्या है लेवल का डिफरेंस, तो कैसे ड्रॉ करें, ऐसे ढंग से ड्रॉ करना हो, ये निकालना है ना, ये एच निकालना है, ठीक है। अब देखो ये अच्छा, हाँ इसमें है ना वो क्या कहते हैं, डेटा दे रखा है, वो लिखो, क्वेश्चन में लिखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी वो दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू 13.6, ठीक है, वो दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू 13.6, ठीक है, ओके। चलो अब ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अप्रोच वही होगा, क्या करना है, तुम्हें प्रेशर इक्वेट करना आना चाहिए, बताओ कहाँ पे इक्वेट करे प्रेशर? इधर करोगे तो कहाँ पे करो, ये चल सकता है, इधर ए और बी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, अब पूरा सॉल्व करो, ठीक है। और वो ऑयल की डेंसिटी इधर से यूज कर सकते हैं लास्ट प्रॉब्लम से, सॉरी ऑयल का स्पिरिट की डेंसिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। करो ट्राई पूरा सॉल्व करने की, निकालो।
क्या है 0.22 कम आ रहा है आंसर। इक्वेशन चेक करो, बाद में डेटा सही डालोगे तो आंसर तो आने ही वाला है। मेन तो क्या इक्वेशन तुम्हारी सही होनी चाहिए और वैल्यूज शुरुआत में कभी नहीं डालनी है, हमेशा लास्ट में डाल दो। ए पॉइंट बी ले लेते हैं। तो PA इक्वल टू PB अगर करें, ए पे जो करेक्ट है वो किसके वजह होगा, वाटर की वजह से। तो क्या लिखूं यहाँ पे रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू प्लस K18। बी पे बताओ, चलो बी पे किसके वजह से प्रेशर होगा, इतना पार्ट मर्क्यूरी और इतना पार्ट स्पिरिट, दोनों की वजह से प्रेशर होगा। तो मर्क्यूरी का क्या लिखूं, रो एच जी इंटू एच जो मुझे निकालना है, प्लस स्पिरिट का रो एच जी हाइट ऑफ स्पिरिट प्लस K18। तो कैंसल, जी भी हटा सकते हैं। तो रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू इक्वल टू रो एच जी एच प्लस रो एच एच एच। अब ना किसमें इंटरेस्ट है, मुझे एच निकालना है। तो पहले ना एच की इक्वेशन बना दो। तो रो एच जी इंटू एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू माइनस रो एच एच एच। तो इधर से एच इक्वल टू रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू माइनस रो एच 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 अपॉन रो। अब वैल्यू डाल सकते हो। तो देखो रो डब्ल्यू कितना डालोगे 1000 और 10⁻³ एच डब्ल्यू देखो अभी मैं सेंटीमीटर में ही रख रहा हूं। तो एच डब्ल्यू जो कितना डालेंगे 25 माइनस रो एच स्पिरिट की डेंसिटी हमने लास्ट वाले से निकाल दी थी कितनी 800 इंटू एच एच कितना डालोगे 27.5 अपॉन रो एच जी, उसकी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 13.6। डेंसिटी के लिए क्या करें, 1000 कर दो तो कितना हो जाएगा 13,600। इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सेंटीमीटर। क्या आंसर किया कितना, मीटर नहीं सेंटीमीटर ना, अपना आंसर 22 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या है इसमें ही ये वैल्यू में 0.22 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन ही कॉम्पिटिटिव में भी ऐसे ही टाइप आता है। ठीक है, कैसे हमें क्या इक्वेट करना आना चाहिए, तो ध्यान रखना एक बात। ओके ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ना हमने वो पास्कल लॉ, ये पास्कल लॉ का डिराइवेशन भेजा क्या मैं ग्रुप में? ठीक है, अभी भेज देता हूँ मैं, सिंपल डिराइवेशन बोर्ड के लिए है। ठीक है, बोर्ड भेज दूंगा, वो आराम से लिख लेना। पर पास्कल लॉ जो है, पास्कल लॉ मतलब क्या, एक लेवल पे प्रेशर इक्वेट करना होता है। ठीक है, अब उसका एक इंटरेस्टिंग यूज बता रहा हूँ, ये अभी ड्रॉ मत करना, इसका यूज बता रहा हूँ। अब देखो क्या कर रहे हैं, तो ऐसा यूट्यूब डिजाइन कर रहे हैं, एक आम पतला है और एक आम मोटा है। उसमें भी अगर लिक्विड करोगे तो लेवल तो क्या सेम ही होता है, क्योंकि प्रेशर मेनली क्या हाइट पे डिपेंड करता है, इसलिए लेवल तो सेम ही रहता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि सपोज ऐसे ही क्लोज कर दिया, ऐसे सिस्टम बना दिया। अब मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ
F1 ये लिक्विड है, ठीक है। अब मैं तो यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ F1, तो क्या होगा, ये लेवल नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। अब इधर मान लो सपोज मैंने ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या ये ऊपर जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या मुझे नीचे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो उसको बैलेंस करेगा। इस पार्ट का एरिया है, इस पार्ट का एरिया A1 ले लेते हैं, इस पार्ट का एरिया A2 ले लेते हैं। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं लेवल मेंटेन रख रहा हूँ तो इसका जो प्रेशर हो, इसका जो प्रेशर हो, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 इक्वल टू P2, मतलब F1 बाई A1, ये पहले में प्रेशर लग रहा है, वही क्या होगा F2 बाई A2, ये रेशियो लिख सकते हैं ना। अब इसमें एक समझो, इसका क्या काम है वो समझाता हूँ, ये क्यों पड़ रहा है। तो ये यहाँ बहुत बड़ा है, इधर मेरे को एकदम हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, तो एकदम हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब उसको बैलेंस करेंगे, ऑब्जेक्ट अपने मास की वजह से, mg की वजह से क्या नीचे आने की ट्राई करेगा, उसको उधर ही रखना हो तो मुझे क्या यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर सपोज मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, कम फोर्स लगाए तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट को तो ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। क्या बना दिया, लिफ्ट। क्या बना, तुमने लिफ्ट बना। इसे क्या कहते हैं, लिक्विड से काम करता है तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अपने बिल्डिंग्स और मॉल्स में जो लिफ्ट होती है वो इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती है, वो मोटर पे काम करते हैं, वो इस पे नहीं काम करते। ये क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये अलग जगह काम आता है, जहाँ पे बहुत हैवी चीजें तुम्हें मूव करनी हो ना, वहां पे मोटर क्या इतने यूजफुल नहीं होता है, ये लिक्विड यूज करते हैं। उसमें भी मोटर यूज होता है, पर ये लिक्विड के साथ में यूज होता है। कहाँ पे जनरल यूज होता है, कार, जहाँ पे हेवी ऑब्जेक्ट, कार तो वो सब लिफ्ट करना होना, तो ये हाइड्रोलिक। तो एकदम सिंपल इसका ये फिजिक्स है, वो एक बस स्टडी कर लेते हैं, उसका एक प्रॉब्लम वो देख लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एप्लीकेशन है पास्कल लॉ के। एक ये लिफ्ट है, बाद में कार में जो ब्रेक्स आती है उसमें भी हाइड्रोलिक्स होते हैं। कि एक तरफ तो जैसे पैडल, ब्रेक पैडल तुम प्रेस कर रहे हो, तो एक तरफ जैसे इधर से फोर्स लगा, तो दूसरा वो क्या है, उधर प्रेशर ट्रांसमिट होगा। अब ये कहाँ पे ट्रांसमिट होता है, फर्क इतना है हाइड्रोलिक ब्रेक में, कहाँ पे ट्रांसमिट होता है, कार में व्हील की तरफ। तो व्हील में ना ऐसे रिंग्स आती है, वो दब जाती है, तो उसके बाद में क्या लगती है, ब्रेक लगती है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक एक यूज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे के एप्लीकेशन जिसमें हम पास्कल लॉ, मतलब ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो पहले वो एप्लीकेशन लिख लो, बाद में सिर्फ यही एक स्टडी करना है, ठीक है। लिखो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, application of Pascal law। पहला लिखो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा लिखो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। तीसरा लिखो हाइड्रोलिक स्क्रू, हाइड्रोलिक स्क्रू। और फोर्थ लिखो हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक पता है क्या होता है, जैक पता है, ये अपने टू व्हीलर सॉरी फोर व्हीलर जो होती है, तो उसमें सपोज एक टायर पंक्चर हो जाए या टायर तो बदलना हो, तो ऐसे कोई स्क्रू यूज करके हम निकाल सकते हैं। थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा कार को। अब पूरी कार को लिफ्ट करने की कोई जरूरत है, एक ही जहाँ पे टायर है उधर ही लिफ्ट करना है ना। एक साइड से लिफ्ट करना हो तो क्या यूज करते हैं, जैक यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी हाइड्रोलिक का ये बना सकते हैं। ओके, हमें सिर्फ लिफ्ट स्टडी करनी है, ठीक है, सिर्फ लिफ्ट स्टडी करनी है। इसका थोड़ा थियरी वाला पार्ट स्कूल में आ सकता है, और फिजिक्स की इक्वेशन यही है जिसमें हमें प्रॉब्लम करना है, ठीक है। तो अब लिख लो हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसको थोड़ी थियरी लिखवा देता हूँ। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसमें लिखो इट कंसिस्ट ऑफ टू आर्म,
It consists of two arms, one having cross-section area, much larger than the other. One having cross-section area much larger than the other. मतलब एक का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे इस डायग्राम में क्या लिख सकते हो, A2 इज वेरी मच ग्रेटर देन A1, ठीक है ना, ये लिख सकते हो, ठीक है। ड्रॉ करो डायग्राम। चलिए ड्रॉ स्टेटमेंट लिखो। Force exerted on the smaller piston. Force exerted on the smaller piston. Force exerted on the smaller piston transmits a pressure. P1 equal to F1 by A1. Transmits a pressure P1 equal to F1 by A1. Next time na likho. This pressure is transmitted throughout the liquid. This pressure is transmitted throughout the liquid to the other side of the liquid to the other side, where pressure on the piston is P2 equal to F2 by A2. P2 equal to F2 by A2. ठीक है, तो क्या इक्वेट किया है, तो आगे क्या लिखोगे, अप्लाइंग लिखो, अप्लाइंग पास्कल्स लॉ, लिख लो P1 by P2 P1 equal to P2. ठीक है, F1 by A1 इक्वल टू क्या रहेगा, F2 by A2। अब देखो इसमें हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इसका यूज है, यहाँ पे बहुत हेवी ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब F2 एक तरह से mg हो गया उसका वजन, और हमें काउंटर करने के लिए कि यहाँ से हमें फोर्स लगाना है F1, ये हम लगाए, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है F1, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 into A1 by A2। ये आ गया अपनी इक्वेशन।
इसमें देखो F2 तो चलो भारी है, थोड़ा ज्यादा वैल्यू है। A1 और A2 में देखें तो A1 कम है A2 से, मतलब A2 काफी कम है, ये बहुत बड़ा है। ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी है या छोटी है? बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो F1 जो है वो क्या आएगा, एकदम छोटा आएगा। ठीक है, तो इसके आगे लिखो A1 वेरी लेस देन A2, F4 क्या लिख सकते हैं, F1 वेरी लेस देन F2। F1 वेरी लेस देन F2, ये लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बहुत F2 बहुत कम है, मतलब तुम्हें बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट, कम एकदम छोटे फोर्स से तुम बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करते हो, इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, तुम्हारे पास एडवांटेज। ठीक है, तो इसके आगे लिखो अ वेरी स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड, a very small force is required to lift a very heavy object. A very small force is required to lift a very heavy object. और कंटिन्यू में लिखो द रेशियो A2 by A1. The ratio A2 by A1 is called mechanical advantage. So ratio A2 by A1, A2 by A1, A2 बड़ा है ना, तो वैल्यू ज्यादा है, A2 by A1 is called mechanical advantage. It's called mechanical advantage. ठीक है, अब इसके बेस पे बस एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे एक कार है, ये ड्रॉ करो। क्वेश्चन लिख दो, इन अ कार लिफ्ट, इन अ कार लिफ्ट, इन अ कार लिफ्ट, compressed air, in a car lift, compressed air exerts a force F1, exerts a force F1 on a small piston, on a small piston of radius 5 centimeters, on a small piston of radius 5 centimeters. This pressure is transmitted to the second piston. This pressure is transmitted to the second piston of radius 15 centimeters, 1/5 of radius 15 centimeters. Of radius 15 centimeters. Full stop. If mass of car is
if mass of car is 1350 kg, mass of car is 1350 kg, then find F1. ठीक है, full stop. Continue में लिखो. What is the pressure necessary? What is the pressure necessary to accomplish the task? What is the pressure necessary to accomplish the task? ठीक है, F1 फाइंड करना है. इधर गाड़ी रखी है, चलो F1 निकाल. कौन सी इक्वेशन से निकाल? ये यूज कर सकते हैं. F2 कितना होगा? F2 कितना होगा? mg. तो अच्छा, इधर जी इक्वेशन दिया है वो लिखना. g 9.8 लेना है. g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो F2 जो है वो तो क्या mg के बराबर होगा. A1 A2 का क्या होगा? A1 क्या होगा? रेडियस दिया. A1 क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर. R1 कितना डालोगे? 5 सेंटीमीटर. और A2 कितना होगा? पाई R2 स्क्वायर. उसमें कितना डालोगे? 1. और लास्ट में सब सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, वैल्यूज डाल के छोड़ दो. कैलकुलेट कर देना. कर लो. इधर से F1 आ जाएगा. ये वाला पार्टी यूज करे इक्वेशन. तो F1 इक्वल टू ये mg होगा. यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर और नीचे क्या आएगा? पाई R2 स्क्वायर. तो m दिया हुआ है 1350. g कितना डालेंगे? 9.8. पाई तो कैंसिल हो गया. R1 R2 को ना मीटर में कन्वर्ट की जरूरत नहीं है, रेशियो ही है तो चलेगा. सेंटीमीटर में रखोगे तो ये कितना है? 5 और ये कितना है? 15. उनका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 1350 इंटू 9.8. ये क्या है? 1/3 हो गया और उसका स्क्वायर है 1/9. ये कर सकते हो सॉल्व. कितना है इससे? 1470 न्यूटन. 1470 न्यूटन. उतना क्या चाहिए? फोर्स लगाना पड़ेगा.
और क्या पूछा साथ में, कितना प्रेशर चाहिए, प्रेशर निकालना होता को नहीं दिया तो F1/A1 भी डाल सकते हो, F2/A2 भी डाल सकते हो, सही आंसर है। तो P इक्वल टू F1 कितना होगा 1470 और A1 कितना होगा पाई आर। अब इसमें ध्यान देना, इसमें डालना पड़ेगा SI का, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² और उसका स्क्वायर, ठीक है, कर लेना कैलकुलेट, इसका जो आंसर है वो अपना प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना बाद में, तो सही आएगा। अब देखो इसमें ये अभी संडे जो टेस्ट है उसमें तो सॉलिड भी आने वाला है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस तो उसकी एटलीस्ट मॉड्यूल में किए हो, उसके डाउट को तो रुक जाओ, डाउट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कल मंडे से फ्लूइड के कर लें, ठीक है ना, फ्लूइड के करेंगे और पीछे का भी एक चैप्टर कर लेते हैं, मोशन इन 1D स्टार्ट कर लेंगे, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, ठीक है, वो भी पैरेलल में करो, वो है बाद में फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन वाला पार्ट है, एनर्जी वाला पार्ट, उसको मुझे वापस एक बार करवाना है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, तो वो नेक्स्ट वीक से देखेंगे 1D वाला पार्ट भी, ठीक है। तो अभी सॉलिड की प्रैक्टिस करो, डाउट हो तो रुक जाओ मॉड्यूल में, उसमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। निकालो जिन्होंने किया है निकालो, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डाउट सॉलिड्स वाले पार्ट में। क्या दोनों पे डीपी कितने डीपीपी की है, तो ठीक है, डीपीपी पहले डीपीपी के जो कॉमन डाउट्स है चलो वो बोलो, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, डीपीपी के डाउट्स को। तो कौन सा डाउट है, कौन सा 9? ओके 9 अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें कि वायर की लेंथ L है जब टेंशन T है और लेंथ L2 है जब टेंशन T2 है, तो हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मान लो L0 है, तो पहले केस में इसमें डायग्राम में तो प्रॉब्लम देखो, टेंशन ऐसा है तो पहला केस क्या होगा कि टेंशन ऐसे T लगा है, तो इसकी लेंथ दे रखी है L, तो इधर हुक फ्लो लगा है, ठीक है, इधर अगर मैं हुक फ्लो लगाऊं तो क्या है इक्वेशन T/A इक्वल टू y डेल्टा L बता सकते हैं, डेल्टा L क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ L0 ले रहे तो इधर लेंथ L रखी L माइनस L0 है ना, ये फाइनल लेंथ दे रखी है, ओरिजिनल लेंथ L0 है तो डेल्टा L क्या होगा L माइनस L0 अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो भी L0, ठीक है। अब सेम जब मैं टेंशन चेंज कर रहा हूँ T2 कर दिया, यहाँ पे लेंथ अब क्या कर दिया L2, अब इस उसको लगाओ T2/A इक्वल टू y ऐसा ही रहेगा, वैल्यू तो सेम है। अब डेल्टा L बोलो L2 माइनस L0 अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या थी L0, क्या करें डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड कर दोगे y ये L वो सब कैंसिल हो जाएगा,
सॉल्व करोगे डिवीजन के बाद एल नॉट आ जाएगा। ये क्वेश्चन जेडबल में तो आ चुका है, मुझे याद है नीट में शायद ऐसा सिमिलर कुछ आया पर जेडबल में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कर पाओगे ना सॉल्व, डिवाइड करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। कौन सा 11? ओके, 11th वाला है ना, 11th वाला 4 मार्क करके रखो। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सेल्फ वेट वाला है, उधर ऐसा लिख लेना ये सेल्फ वेट। ठीक है, इसमें देखो जो रॉड है उसके साथ कोई वेट हैंग नहीं किया है, उसका खुद का मास दे रखा है। ठीक है, मतलब खुद के मास की वजह से वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा। तो वो कैसे एक्सटेंड होगा, तो देखो इसमें पहले पार्ट में क्या पूछा है, क्या निकालना है, स्ट्रेच एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बॉटम एंड। तो जैसे ये रॉड ले लेते हैं, अब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे बॉटम एंड से यहाँ पे सपोज मुझे स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस इधर कैसे आएगा, टेंशन निकाल देगा अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस आ जाएगा। अब टेंशन कैसे निकाले, टेंशन किस पार्ट की वजह से होगा, मैं बोल सकता हूँ इतने पार्ट का जो वजन जो लग रहा है उससे टेंशन आएगा। तो क्या करो, इतने पार्ट का ना एफपीडी बना, इतने पार्ट का अगर एफपीडी बना है तो क्या होगा, इसका नीचे मास कुछ एमएचजी ले लेते हैं, मास कुछ अलग होगा ना, पूरे रॉड का मास एमएच, लेंथ एल है, और इधर क्या होगा, टेंशन टी, साइड का एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो इधर से इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं, टी इक्वल टू क्या होगा एम डैश जी। अब एम डैश कैसे निकालें, डेंसिटी से, पूरे रॉड की डेंसिटी क्या होगी एम बाई एल, वही डेंसिटी इसकी होगी, एम डैश बाई इसकी लेंथ कितना है एक्स, तो एम डैश कितना है एम बाई एल एक्स, और यहाँ पे जी। तो स्ट्रेस क्या है टी बाई कितना होगा एम एक्स जी बाई एल, ये मेरा स्ट्रेस है। ठीक, दूसरे पार्ट में क्या क्वेश्चन, क्या करते हैं एलोंगेशन। ओके, अब देखो इसमें क्या दिया है, कैसे छोटा सा पार्ट कंसीडर करो, ध्यान दो इधर छोटा सा पार्ट कंसीडर करो। ये अभी बहुत छोटा है, अगर ये मैं एक्स लूं तो इसकी लेंथ बहुत छोटी होगी, क्या दिखता है ये आगे डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई बहुत छोटी चीज हो तो आगे डी लगाना पड़ता है। तो इधर अब देखो सीधी बात है, विजुअलाइज कैसे करना है, ये पार्ट ऐसे खींच रहा है, ये इसको पकड़ के रख रहा है, तो ये क्या थोड़ा एक्सटेंड होगा, तो उसमें एलोंगेशन निकालना है। तो क्या करो, इतने पार्ट पे हुक फ्लो लगाओ, तो इतने पार्ट पे जो स्ट्रेस होगा वो यही होगा अभी जो हमने निकाला है। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में क्या करना है, स्ट्रेस वो हुक फ्लो लगाना है, हुक फ्लो लगाना है किस पे, ऑन एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं छोटा जो पार्ट। तो हुक फ्लो लगाते हैं सिग्मा इंटू वाई इंटू एप्सिलॉन, सिग्मा अपना आ गया एम एक्स जी बाई एल ए, वाई को तो ऐसा ही लगेंगे। तो इनको मैं कैसे लिखूं बताओ, डेल्टा एल बाई एल होता है, तो डेल्टा एल को इधर क्या लिखेंगे, मैं डेल्टा डीएक्स लिख रहा हूँ, डीएक्स लेंथ में चेंज आ रहा है वो अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी डीएक्स, समझ रहे, मैं सिर्फ एलिमेंट का लिख रहा हूँ, तो एलिमेंट की लेंथ क्या है डीएक्स, और उसमें जो चेंज आएगा वो कैसे लिखेंगे डेल्टा डीएक्स। तो डेल्टा डीएक्स कितना है आपने रियलाइज करो, क्या कहते हैं एम जी नीचे वाई एल ए ऐसे ही लिखना और एक्स, दूसरा होगा। तीसरा क्या होगा, ओके टोटल एलोंगेशन। ये जो मैंने एलोंगेशन निकाला वो किसमें निकाला, एलिमेंट में। अब ऐसे विजुअलाइज करो, ऐसे सब एलिमेंट्स के बनेंगे, सब में एलोंगेशन आएगा, तो टोटल एलोंगेशन क्या करो, सभी एलिमेंट का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करो तो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे लिमिट क्या डालोगे, कोई लेंथ के लिए कर रहे हैं ना 0 से, तो टोटल एलोंगेशन है। ठीक, तो करता है। बाद में क्या पूछे, हाँ तो आपको निकाल सकते हो ना एनर्जी डेंसिटी, वो सब आ जाएगा। मीन पहला और दूसरा पार्ट लिखा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऐसे रफली लिख सकते हो ब्रॉडली,
ठीक है, वो ट्राई करना। ठीक है, 4 मार्क्स अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिस्टेंस एक्स, देखो एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। एट डिस्टेंस एक्स मतलब क्या, इधर ही निकालनी है। एनर्जी डेंसिटी मैंने लिखवाया था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो हाफ इंटू स्ट्रेस निकाल दिया हमने, स्ट्रेन आ गया ना इधर से फ्लो जैसे, तो मल्टीप्लाई करो डेंसिटी आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम दो। बताओ, ये 16 हमने किया है, क्लास में किया है। नोट्स पहले करो। क्या करोगे, बीच वाले पार्ट में पूछा है तो सिर्फ बीच वाले पार्ट का, सिर्फ कोई हाफ पार्ट का क्या बनाओ, एफबीडी, तो उधर से टेंशन आ जाएगा, तो टेंशन से स्ट्रेस आएगा। हमने किया है क्लास में, देखना हो प्रॉब्लम कौन सा है, 15। ओके, स्टेप रॉड दिया हुआ है। स्टेप रॉड का मतलब क्या है कि इसमें एरिया क्या है, चेंज हो रहा है। एक मोटा पार्ट है और एक पतला पार्ट है। जो 15th वाला क्वेश्चन है, और देखो ये सब ठीक है, डाउट सारे अच्छी बात है, ये सब नोट करना, और ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कंपेटिव में, वो भी दिमाग में रखना। अब इसको खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तभी स्ट्रेन आएगा। इसे स्टेप रॉड कहते हैं। एक पार्ट मोटा होता है, एक पार्ट पतला होता है। ठीक है, मैं अभी कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, इसका A1 लिख रहा हूँ, इसका A2, इसकी लेंथ L1 लिख लेते हैं, इसकी लेंथ L2। ठीक है, अब क्या दिया है, किसकी इंफॉर्मेशन दी, क्या दिया, स्ट्रेन एनर्जी। क्या दिया है, स्ट्रेन एनर्जी strain energy of this step bar is 40% of this bar 10 cm। ओके, ये मान लेते हैं A1 अपना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या दिया है कि इसकी जो एनर्जी है, इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो इसकी 40% है। तो इधर एनर्जी जो स्टोर होगी वो U1 लिख रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी U2 लिख रहे हैं। तो U2 इक्वल क्या लिख सकते हैं, क्या दिया 40% ऑफ U1 मतलब क्या लिख सकते हैं, U1। ठीक है, अब U2 इसमें अब एनर्जी कैसे निकाले, एनर्जी के हमने बहुत सारे फॉर्मूला लिखे थे ना। ठीक है, तो कैसे निकाले इसमें, तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इधर कुछ ओके, देखो इधर दिया है अंडर सेम मैक्सिमम स्ट्रेस। अच्छा, ये पूरा अलग है, इसमें क्वेश्चन हमसे दिया नहीं है, ये बता देता हूँ। इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो समझाता हूँ। क्या दिया हुआ है इसमें, इधर जो स्ट्रेन एनर्जी है, इसकी पूरी स्ट्रेन एनर्जी, ये भी खींचा गया, इसमें भी खींचा हुआ आएगा, तो पूरी स्ट्रेन एनर्जी कितनी है, U1 प्लस U2। ठीक है, और इसमें मुझे स्ट्रेस बता सकते हो, ये पार्ट में जो स्ट्रेस होगा सिग्मा वो क्या होगा, F/A1, और इसमें जो स्ट्रेस होगा ये वाले पार्ट में, दोनों जगह फोर्स ऐसे लग रहा है, जैसे स्ट्रेस अलग होगा, कितना होगा, F/A2। कौन सा ज्यादा स्ट्रेस होगा,
सिग्मा 1 या सिग्मा 2? सिग्मा 2 ज्यादा स्ट्रेस होगा क्योंकि फोर्स से में इसका एरिया कम है ना। तो क्या दिया इसमें कि अब दूसरा भाग लो जिसका एरिया क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब A1 जितना है, और सेम स्ट्रेस के अंदर है, ये सेम स्ट्रेस के अंदर है, तो इसकी जो एनर्जी है कुछ U डैश ले लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है इसमें स्ट्रेस कितना है, ये सिग्मा 2 के बराबर है F/2, इसमें स्ट्रेस इतना है, ठीक है। लेंथ इसकी दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। एरिया इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो क्या दे रखा है, इसकी जो एनर्जी है क्या दिया है कि ऑफिस स्टेप बाद ये जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जी का क्या है 40%। तो U इक्वल टू क्या दिया है 0.4 U डैश दे दिया। तो बाद में हमें लेंथ निकालनी, तो एक थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कैलकुलेशन बेस्ड। तो एक उसमें क्या कर सकते हैं इधर यहाँ पे देखो इसमें जो एनर्जी है ना स्ट्रेस को उसका फॉर्मूला अगर देखें तो U इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, याद है वो फॉर्मूला लिखा था। अब स्ट्रेन को अगर हुक्स लॉ लगाए तो इसको मैं सिग्मा बाई वाई लिख सकता हूँ और वॉल्यूम पे ऐसा ही रखते हैं। तो U जो है वो क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू वॉल्यूम बाई 2y, ये फॉर्मूला बना है, अब इसको यूज करते हैं। तो U डैश को मैं क्या लिख रहा हूँ सिग्मा स्क्वायर पर कौन सा सिग्मा 1 ये वाला, सॉरी सिग्मा 2 ये वाला, इंटू वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना होगा A1 इंटू S अपॉन 2y, मटेरियल तो दोनों सेम है तो y ही रख रहा हूँ मैं, y1 में यहाँ y2 नहीं लिखा। अभी U को कैसे लिखे, तो U क्या है U1 प्लस U2, U1 इतने पार्ट में कौन सी एनर्जी होगी, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर इंटू इसका वॉल्यूम क्या होगा A1 L1 अपॉन सॉरी y, इट इज y प्लस U2 इसकी एनर्जी क्या होगी हाफ सिग्मा 2 स्क्वायर इंटू A2 L2 अपॉन y। तो इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो U इक्वल टू देखो इधर से क्या कर सकते हैं 1/2y में कॉमन ले लेता हूँ, क्या लिख सकते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर इंटू A1 L1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर इंटू A2 L2 इक्वल टू 0.4 U डैश अपना इधर से क्या है सिग्मा 2 स्क्वायर A1 L अपॉन 2y, ये 2y कैंसल, ठीक है। सिग्मा 1 को अब देखो इसके आगे कर लेना सॉल्व, सिग्मा 1 को क्या लिख सकते हो F/A1, ठीक है। सिग्मा 2 को क्या लिखोगे F/A2, इधर भी F/A2, तो और क्या कैंसिल हो गया F एक कैंसिल हो गया, ठीक है। A1 A2 सबकी वैल्यूज पता है, इधर L की वैल्यू भी पता है क्या होगा 1। इसको सॉल्व करोगे तो एक L1 और L2 की इक्वेशन आएगी, मतलब इधर से ना L2 तो दिया क्या हो L2 कैसे दिया नहीं दिया है, इधर से इसको सॉल्व करो तो इधर से तुम्हें L1/L2 मिल जाएगा, उसका रेशियो मिल जाएगा। और तुम्हें पता है इधर क्वेश्चन वो भी दे रखा है L1 + L2 पूरा कितना है 1 मीटर पहले पार्ट में। तो इन दोनों को आप फाइनली सॉल्व करोगे तो तुम्हें L1 भी मिल जाएगा L2 भी मिल जाएगा। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि उनकी लेंथ निकालनी, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कैलकुलेटिव, ठीक है। तो ये भी सॉल्व करना है, बाकी कंसेप्ट समझना है। ये थोड़ा क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव था ये प्रॉब्लम की, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों की निकालने और ये लिखा है बाद में 40%। क्वेश्चन थोड़ा क्या ध्यान से स्टडी करना है, ठीक है। वैसे डायग्राम और ये पार्ट इतना लिख लो, बाकी तो अपने आप कर सकते हो।
डीपीपी में है कि और कोई डाउट? एमसीक्यू में एमसीक्यू की है कि नहीं की है? हाँ तो देखो उसमें कोई डाउट हो तो बोला एमसीक्यू। इनकम्प्लीट और होल्ड पे रखो अभी वायर है ना तो इसमें बेंडिंग अंदर होगा और होल्ड पे रखो एकदम और मत करो एमसीक्यू में और होल्ड पे रखो। सेकंड भी नहीं, सेकंड एक्टिंग नहीं, कल मैंने वो बोले थे उसका ठीक है, सेकंड नहीं करना है जो मैं बताया था उसमें से ही करना है ठीक है। और तो ये क्या डाउट है 14 ओके देखो 14 का आइडिया देता हूँ 14 कर सकते हो अपने आप क्योंकि देखो ब्रेक कौन होगा, कौन सा वायर ब्रेक होता है जिसमें स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो जैसे जो बी वायर है बी वायर पे देखो तो नीचे क्या है वो F फोर्स लग रहा है और क्वेश्चन दिया है कि F किसके बराबर है mg, तो mg/3 तो जो बी वायर है उसमें टेंशन कितना हुआ mg/3 हुआ, तो बी वायर में स्ट्रेस कितना हुआ सिग्मा बी इक्वल क्या है mg/3 अपॉन उसका एरिया कितना होगा पाई आर बी स्क्वायर। तो हमारे देखिए इसमें स्ट्रेस निकाला आपने बी वायर। अब ए वायर में बता सकते हो ए वायर में भी टेंशन डेवलप होगा, कितना टेंशन डेवलप होगा तो बीच में एन ब्लॉक पे एंड किया होगा एमजी का तो असर होगा ये mg/2 एफ का भी होगा ना, नीचे वाला टेंशन लग रहा है तो सिग्मा ए उसमें कितना टेंशन हुआ mg प्लस mg/3 कितना हो जाएगा 4 mg/3 अपॉन पाई आर ए स्क्वायर। तो इससे ना रेशियो निकालते सिग्मा बी बाई सिग्मा ए कितना होगा ये mg/3 कैंसल पाई बी कैंसल तो क्या लिख सकते हैं आर ए स्क्वायर अपॉन 4rb स्क्वायर ठीक है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, सिर्फ एक स्टडी कर रहे हैं ठीक है। जैसे पहला क्या दिया है आर ए इज लेस देन 2rb, तो आर ए जो है तो पहले तो 2rb कर दो, अगर मैं 2rb करूं तो इसका मतलब क्या हो 2rb कर दो ये ऐसा होगा ओके। आर ए को 2rb कर दे तो 4rb स्क्वायर मतलब पूरा कैंसिल हो गया तो क्या लिख सकते हैं सिग्मा बी इक्वल टू क्या सिग्मा है इक्वल मांगा था क्या बोल रहा हूँ, अगर ये इक्वल करूँ मैं तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा मतलब दोनों में स्ट्रेस सेम तो कोई भी ब्रेक हो सकता है, कोई भी ब्रेक हो सकता है। तो इधर क्या दिया है आर ए लेस देन 2rb मतलब किसमें स्ट्रेस कम होगा, तो ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा सिग्मा बी कम है सिग्मा ए क्या है ज्यादा है, तो कौन सा बात है ये बात ऐसे चेक कर ठीक है। मतलब पहला ही करिए ठीक पहला ही करिए पर दूसरे भी ऐसे चेक करो ठीक है। और कौन सा है कौन सा है 13 तो इसी है तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम
इधर भी वही करो ना, ये जो फॉर्मूला बनाया है सिग्मा स्क्वायर पोटेंशियल जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2y, ये यूज करो ना। तो सिग्मा की जगह क्या f बाई ए डालो, तो f स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर y, सेम मटेरियल है मतलब y सेम है, फोर्स भी सेम है, डायमीटर का रेशो तो कर पाओगे। आएगा और कोई जगह कौन सा कि देखो 24, तब ये होना चाहिए 24, क्या दिया 24 में कि पहले केस में ऐसे वेट लगा है, मतलब इसमें टेंशन क्या है वेट के द्वारा। और दूसरे पार्ट में क्या किया है, जैसे पुली से हैंग किया है, पुली से हैंग किया है और हर एक साइड पे ऐसे डब्ल्यू लगा है, तो अब इसमें टेंशन क्या होगा, तो सिर्फ एफबीडी सोचो, इसका एफबीडी क्या होगा, नीचे डब्ल्यू ऊपर टी, एक्सेलरेशन क्या होगा 0, ये दोनों तरफ वेट है, तो इधर भी टी किसके बराबर है, इधर भी टी किसके बराबर है डब्ल्यू। तो पहले केस में टी सेम है, दूसरे केस में टी सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो पहले में 2 mm अगर एक्सटेंड हो रहा था तो इसमें 2 mm ही होगा। और तो नहीं है क्या, जिन्होंने जिसमें जिनका ये बाकी है या ना किया हो तो कंप्लीट करो मंडे तक, क्योंकि उसके बाद देखो बता रहा हूँ पूरा फोकस फ्लूइड पे रहेगा, और फ्लूइड में ज्यादा है, फ्लूइड में सॉलिड कम है, फ्लूइड में काफी ज्यादा है, तो अपना फोकस फ्लूइड पे रहेगा। और वो काइनेमेटिक मोशन वनडी जो कराऊंगा नेक्स्ट और मंडे तक वो कर लो कंप्लीट, बाकी का पार्ट हो, ठीक है। दिसंबर तक ये वो उसके लिए अलग से बता दूंगा।